दिल्ली में चीफ एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को मिली कामयाबियों और तरक्की के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल में हिंदुस्तानी फजाइया को कई कामयाबियां मिली। चीफ एयर मार्शल ने बालाकोट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रवा साल 26 फरवरी को हिंदुस्तानी फजाइया ने कार्रवाई करते हुए बालाकोट में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह किया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार और जदीद तैयारों से लैस हैं। The Air Force Day is a momentous occasion for us to celebrate our achievements and also to reaffirm our commitment to the nation. Over the last 8 decades, IF has modernized itself into a professional force and is today one of the most competent and respected air forces in the world. IF has achieved a number of operational milestones during the last 1 year. You have seen many of them on this video. There may be some repetition, but I'll go through some of the important ones. The successful conduct of exercise Vayu Shakti, the Air Force level exercise and the firepower demonstration at Pokhran range aptly showcased the operational capability of the IF. On 26th February of this year, IF successfully struck terrorist camps located at Balakot. On the next day, IF successfully thwarted Pakistan Air Force attempt to attack our military establishments. In the aerial engagement that followed, they lost a F-16 and we lost a MiG-21. Apart from training, periodic upgradation and modernization of our inventory, the induction of new generation combat aircraft and lethal precision weapons will provide the IF with an overwhelming offensive capability to deter and punish the enemy whenever the need arises. 27 फरवरी को हिंदुस्तानी फजाइया का एक हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में गिर गया था। चीफ एयर मार्शल राकेश भदौरिया को जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारी बड़ी गलती थी। इस सिलसिले में 2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अब पूरी हो गई है रिसेंटली, पिछले हफ्ते, और ये हमारी गलती थी। हमारी मिसाइल से ये हेलीकॉप्टर हिट किया गया था और ये एस्टैब्लिश हो गया है। हमने नेसेसरी एक्शन ले लिया है, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑलरेडी ले लिया है। 2 ऑफिसर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा, वो अभी फ्यूचर में होगा एज पर प्रोसेस। जहाँ तक सवाल है वेदर बैटल कैजुअलिटीज हैं कि नहीं, वो है, और रिलेटेड टू अवार्ड्स एटसेट्रा दैट विल बी एज पर प्रोसेस इन द फ्यूचर। कोर्ट इंक्वायरी अभी कंप्लीट हुई है तो बाकी चीज़ें बाद में फॉलो अप करेंगे। बट ये गलती थी, बड़ी गलती थी, हम मानते हैं इस बात को, और नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन दैट दीज थिंग्स आर नॉट रिपीटेड। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने इमरान खान के हालिया बयान के हवाले से कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम पहले भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे हैं। वाज़ेह है कि आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज 18 नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने रवीश कुमार से सवाल किया था। पीओके में कुछ अनासिर की जानिब से सरहद की जानिब मार्च करने की खबरों से मुतालिक वांगू ने यह सवाल किया था। काबिल जिक्र है कि आलमी सतह पर अलग थलग हुआ पाकिस्तान अब पीओके से एलओसी मार्च का मंसूबा रखता है। ये JKLF के बैनर तले किया जा रहा है। बताया जाता है कि हफ्ते को ये मार्च कराया जाएगा। पाकिस्तान एलओसी पर खून खराबा चाहता है और उसे इंसानी हुकूक की पामाली की शक्ल देना चाहता है। रवीश कुमार ने कहा कि इमरान खान ने जिहाद को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान वजीर आजम के ओहदे को जेब नहीं देते। रवीश कुमार ने कहा कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भी भड़काव और गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। रवीश कुमार ने कहा कि इमरान खान को शायद बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बारे में मालूमात नहीं है। रवीश कुमार ने कहा कि कश्मीर पर मलेशिया और तुर्की का बयान हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। यस, शैलेंद्र सर, कुछ दिन पहले 13 सितंबर को इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में एक रैली में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि पीओके की तरफ एलओसी की तरफ कब कूच करना है। एक खबर ये आ रही है कि आज या कल के अंदर एक बड़े तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, वो एलओसी की तरफ मूव करेंगे। इस मूव को आप कैसे देखते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट की क्या तैयारी है? देखिए शैलेंद्र, ये पहली बार इस टाइप का बयान पाकिस्तान की तरफ से नहीं आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को ऑक्यूपाई करते हैं और इसके पहले भी उन्होंने इस टाइप का बयान दिया है
आप लोगों ने जो उनका बयान UNGA में था उसको भी सुना है, और ऐसी काफ़ी प्रोवोकेटिव लैंग्वेज और इरिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया है। दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो जो इस टाइप की बयानबाजी है जो इरिस्पॉन्सिबल है, प्रोवोकेटिव है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मुझे लगता है कि एक तो उनको जानकारी नहीं है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस कंडक्ट कैसे किया जाता है, और शायद उसके बलबूते पर कभी कभी वो ऐसे बयान कर पाते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा सीरियस बात है कि उन्होंने एक जो ओपन कॉल दिया था, जैसा आप बता रहे हैं कि आप लोग कुछ करो, मार्च करो, उन्होंने एक ओपन कॉल दिया था जिहाद के लिए कि सब लोग हम करेंगे जिहाद अगेंस्ट इंडिया। नॉर्मल बिहेवियर तो है नहीं, और हम बार बार कहते आए हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लीडर्स जैसे एक पड़ोसी मुल्क को बिहेव करना चाहिए, जैसे एक पड़ोसी को बिहेव करना चाहिए, वैसे नॉर्मल बिहेवियर उनसे अपेक्षा करते तो नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ोसी हैं तो कभी कभी करना पड़ता है। और जहां तक उनका ये कॉल है कि आप यहां से जाके और किसी दूसरे देश का सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करो और दूसरे कंट्री में जाओ, ये तो मुझे लगता है कि ये उस ऑफिस में जिसको ऑक्युपाई करते हैं उसके काबिल नहीं है। One from UNGA, we saw Malaysia and Turkey talking about Kashmir from UNGA. What do you have to say on that? And also Pakistan claimed 58 countries backing them. Have you got the list? I mean, do you have any idea? Because the Pakistanis are not reacting to that. But have you got a list? Nobody has. No, I haven't seen the list. I think this is a question which should be addressed to them, and this is something which they have been claiming from the beginning. And I don't think they have been able to show this list of countries. For Turkey, I can say that we are friendly countries, and therefore we deeply regret that since the 6th of August there have been repeated statements by the Turkish government, from their foreign ministry, on a matter which is completely internal to India. These statements are factually incorrect, biased and unwarranted. We call upon the government of Turkey to get a proper understanding of the situation on the ground before they make any further statements on this issue. As far as the statement by Malaysian Prime Minister is concerned, we have had traditionally good and friendly ties with Malaysia, and if you look at in recent years, I think these relations have actually strengthened, and therefore we actually again were quite surprised, and we deeply regret that the comments which were made by the Prime Minister of Malaysia, again it is not based on facts, and the facts of the matter has been articulated by our External Affairs Minister, Prime Minister and all of us on several occasions. मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान से यह साफ हो गया था कि LOC मार्च को लेकर पाकिस्तानी साजिश UNGA के पहले ही तय हो चुकी थी। एक तरफ अब जहां पाकिस्तान आम नागरिकों को आगे करके कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश में है, वहीं सरहद पर तैनात भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। कैमरामैन अनिल के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में लोग तामीर तरक्की के मैदान में काफी पीछे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तरक्की के झूठे दावे कर रही है। पाकिस्तानी फौज हमेशा सरहद पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। मरकजी सरकार ने कश्मीर के लिए कई तरक्याती कामों को मंजूरी दी है। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की बहबूद के लिए कई तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन जब भी सरहदी इलाकों में किसी भी किस्म का काम शुरू किया जाता है तो पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी शुरू की जाती है। कुछ रोज कबल पूंछ के बालाकोट में जूं ही सड़क का काम शुरू किया गया तो पाकिस्तान ने बिला इश्ताल गोलाबारी शुरू कर दी और JCB मशीन को भी निशाना बनाया। इस गोलाबारी के दौरान JCB में मौजूद 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, इसमें 2 खवातीन और एक बच्चा भी जख्मी हो गया। दूसरी तरफ पुंछ के इस्लामाबाद में भी जब सड़क का काम शुरू किया गया तो पाकिस्तान ने मशीनों को निशाना बनाया, जिसके बाद काम को रोकना पड़ा। सरहद पर मुकीम लोगों का कहना है कि पाकिस्तान LOC के इलाकों की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की वजह से सरहदी कस्बों में सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी हुई है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीरियों के साथ हमदर्दी की झूठी बातें करता है।
क्योंकि हमें सड़क की सख्त ज़रूरत थी, हम सामान लाते हैं नीचे से अपने घरों से, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने जेसीबी कल लगाया, तो पहले भी लगाया था तब भी नहीं उसने बनने दिया पाकिस्तान ने। तो फायरिंग कर देता है, जब भी नीचे आते हैं तो तब भी फायरिंग करता है। 3 आदमी भी हमारे मारे गए, उसने लगी है उनको कल। पाकिस्तान सड़क नहीं होने दे रहा वो बिल्कुल। गोली बहुत चलती है, तो ये डेवलपमेंट जब सरकार हमें देती है तो ये बनने नहीं देते। तो सामने का इलाका जितना भी है इसमें बहुत खतरा है, तो कौन अपनी जान जोखिम में लग। जैसे ये रोड है, रोड भी देख लो आप, इस रोड को भी बनने नहीं दिया है। ये तो गोला पड़ा हुआ आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है हमें, क्योंकि यही रोजी रोटी है हमारे लोगों की। तो नौकरियां हैं नहीं, कुछ नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब जब भी काम शुरू करते पाकिस्तान गोलाबारी करते हैं। हाँ, पाकिस्तान गोलाबारी शुरू करते हैं। जब यूएनजीसी में जम्मू कश्मीर की बात करने वाले इमरान खान, जो कि पाकिस्तान में पिछले 70 सालों से मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं करवा पाए हैं, लेकिन आज ये हालात हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पुंछ जिले में और जम्मू कश्मीर में कहीं भी एलओसी पर डेवलपमेंट का काम नहीं होने दे रही। जब भी कहीं डेवलपमेंट का काम होता है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी जाती है। चाहे एलओसी के गाँव में सड़क बननी हो, पंचायत घर बनना हो या स्कूल बनना हो, पाकिस्तान उसको बर्दाश्त नहीं करता है और गोलाबारी करके उस काम को बंद करवा देता है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, एलओसी पुंछ। टेरर फंडिंग मामले में अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। यासीन मलिक की अदालती तहवील 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इस बीच टेरर फंडिंग के सिलसिले में यूएपीए के नए कानून के तहत एनआईए ने पहली फर्द जुर्म दाखिल की है। एनआईए अदालत में जांच एजेंसी से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसमें जेकेएलएफ सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक और शबीर अहमद शाह, मसरत आलम भट्ट, आसिया अंद्राबी समेत चंद दीगर अलहदगी पसंद लीडरों के नाम शामिल हैं। इंजीनियर अब्दुल रशीद का नाम भी इसमें शामिल है। इस सिलसिले में एनआईए ने अपनी दलील में कहा है कि कश्मीर में इन लीडरान को दहशतगर्द हाफिज सईद से फंड मिल रहे थे। ये फर्द जुर्म 214 सफहात पर मुश्तमिल है। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने एनआईए कोर्ट में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में अलगाववादी नेता यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह, राशिद इंजीनियर समेत आरोपियों का नाम शामिल किया है। 214 पेज की एनआईए ने यह चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह कहा है कि इन तमाम आरोपियों को लश्कर के आतंकी हाफिज शहीद द्वारा फंड मुहैया कराया जाता था और ये तमाम आरोपी उन्हीं फंड का प्रयोग करके कश्मीर के माहौल को खराब करते थे। हालांकि ये तमाम जानकारी एनआईए को फिलहाल एक डिजिटल डायरी मिलने के बाद मिली है, जिसके बाद उन्होंने ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि एनआईए की इस चार्जशीट पर आने वाले 23 अक्टूबर को एनआईए कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। फिलहाल आज यासीन मलिक को भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद उनको 23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस बीच वादी कश्मीर के कई मकामात पर आज भी दफा 144 लगातार नाफिज रहा। जुमा के पेश नजर श्रीनगर शहर खास के कई इलाकों में हल्की नबियत की बंदिशें लगाई गई थी। नज्म नस्क की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। इसी दौरान श्रीनगर के अक्सर मकामात पर दुकानें बंद रहीं, ताहम कई मकामात पर सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली नजर आईं। टेली मवासलाती निजाम लगातार बंद रहने से मकामी लोगों और खासतौर से तलबा को मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारियों में दिक्कतें पेश आ रही हैं। निजी गाड़ियों की नकल हमल देखी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। उधर कुपवाड़ा जिला में आज जुमा के पेश नजर मामूली नवियत की बंदिशें आयद कर दी गई थी। यहां दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। जिला में निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी है। पिछले दिनों से निजी गाड़ियों की आवाजाही में इजाफा देखने को मिल रहा है। मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मजमूई तौर पर पूरे जिला में हालात पुरअमन रहे। भदरवा में आज बंद रहा। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए कस्बे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहे। ये बंद वादी कश्मीर में अमन की बहाली करने की मांग को लेकर किया गया। ख्याल रहे कि बंद की कॉल किसी भी तंजीम की जानिब से नहीं दी गई थी। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने कहा कि हुकूमत मोबाइल फोन सर्विस बहाल करने के मामले पर गौर खौज कर रही है। स्कूलों में तलबा की गैर हाजिरी के हवाले से एक सवाल के जवाब में विजय कुमार ने कहा कि हुकूमत इन तमाम मामलात पर कदम ब कदम काम कर रही है। उन्होंने मोबाइल फोन सर्विस जल्द बहाल होने का इशारा भी दिया। Quite cognizant of certain factors, and we'll be taking action step by step, and it was a rollout program of trying to get the children back to the schools, and this difficulty was expressed by many parent-teacher association. We have taken note of it. We'll Sir, I'm extending this to forest also. Yeah. We have a season. What about mobile, sir? Right? You did it. Yeah. No, so it will apply to other sorts of all communication.
कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आने वाले बीडीसी इंतखाबात में मजबूती से हिस्सा लेने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान पार्टी के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर किया। शर्मा ने कहा कि अगरचे मौजूदा हालात इंतखाबात के लिए मुवाफिक नहीं है, कई सियासी लीडरान और कारकुनान हिरासत में लिए गए हैं, ताहम वो अपनी जिम्मेदारी समझकर जमहूरी अमल में हिस्सा लेंगे। उन्होंने मुंतखब पंचों और सरपंचों को इन इंतखाबात के लिए कमर बस्ता रहने पर जोर दिया। के माध्यम से आंकड़े पता चल रहे हैं कि अभी भी 12,052 पंचायत सरपंच पंच की सीटें जो हैं वो खाली हैं, जो कि 60% के करीब बनती हैं कश्मीर वादी की। और सरकार ने बीडीसी चुनाव का फैसला लिया और सब लोग नज़रबंद होने के बावजूद आज 3 दिन हो गए कि चुनाव चल रहे हैं, कि फैसला लिया कि पार्टी बुनियाद पे होगा, जबकि तमाम पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां 2 महीने से आउट ऑफ गेयर थी, उनके पाबंदी थी, और फिर भी पार्टी बेस पे चुनाव जो है उसका ऐलान किया गया। तो इस रिजर्वेशन और इन चीज़ों के हालात के बावजूद भी हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस चुनाव में हिस्सा लेंगे और अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, अपने पंच सरपंचों से आह्वान करते हैं कि वो चुनाव में जुट जाएं और जिस किस्म की परिस्थिति भी है वहाँ चुनाव को कामयाब और मुकम्मल करें। हुकूमत सरकारी दफातर में मुलाजमीन की 100% हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है, ताहम जमीनी सतह पर अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जिला बडगाम में कई मुलाजमीन गैर हाजिर पाए जा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने बडगाम जिला सदर मकाम पर चंद दफातर का दौरा किया। इनमें से कई दफातर मुकम्मल तौर पर तालाबंद थे, कुछ में मुलाजमीन की हाजिरी काफी कम देखी गई। इस वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लॉक लगा है यहाँ पे, काफ़ी मुश्किल से मैं आया यहाँ पे, बारिश में भी आ रहा है, भीगते हुए आया यहाँ। मैंने समझा यहाँ काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल लॉक लगा है। अगर यही हाल रहा हमारे इस देश का, तो देश का क्या हाल होगा? क्यों ये इतने मुलाजिम जो हैं यहाँ लाखों के तादाद में ये पैसे लेते हैं, तनख्वाह मिल रही है उनको, अच्छा खासा तनख्वाह मिल रहा है उनको। तो कम से कम कोई होना चाहिए यहाँ पे जो हमारे मुश्किलात का सामना करेगा, इनका अजाला हो जाएगा। दफातर में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए अगर जो हुकाम बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर हालात कुछ और ही है। आज हमारी टीम ने कई दफातर का दौरा किया और वहाँ पे हमने पाया कहीं दफातर में मुलाजिम हाजिर थे और कहीं दफातर में मुलाजिम गैर हाजिर थे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि कई दफातर बंद पड़े हुए हैं, उनमें लॉक पड़ा हुआ है। कई लोग यहाँ पे आए और मुश्किलात लेके वो आए थे, लेकिन उनकी मुश्किलातों का अजाला नहीं हो पाया और उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। हुकूमत को चाहिए कि वो कागजी घोड़े दौड़ाने के बजाय ज़मीनी सतह पर काम करे, ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम। रियासत में सेब काश्तकारों के लिए हुकूमत की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम अब अपना असर दिखा रही है। ताहम फ्रूट ग्रोवर्स सेब की कीमतों में इजाफा और मुय्यना वक्त पर रकूमात की मुंतकिली की मांग कर रहे हैं। देखिए सोपोर से सज्जाद अहमद की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मौजूदा हालात के तनाजुर में सेब काश्तकारों की मदद के लिए हुकूमत ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम शुरू की है। नेफेड नोडल एजेंसी है, जबकि हार्टिकल्चर, मार्केटिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट इसमें ताउन कर रहे हैं। इब्तिदा में काश्तकारों में थोड़ी झिझक देखी गई, ताहम बाद में वादी के मुख्तलिफ मुकामात से काश्तकारों ने सोपोर मंडी में कायम काउंटर पर अपने सेब लाकर फरोख्त किए। कश्मीर एप्पल ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद यूसुफ डार का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कम कीमतों का तयन इस स्कीम में कम रिस्पांस की एक अहम वजह रही। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने हुकूमत से कहा है कि सेब के मुनासिब दाम दे दिए जाएं, ताकि मजीद काश्तकार इससे इस्तिफादा हासिल कर सके। यूसुफ डार ने रकूमात की अदायगी वक्त पर करने की भी मांग की है। ग्रोवर को ये उम्मीद थी कि हमारा फल है इसमें काफ़ी कीमत बढ़ेगा, मगर जो ही हमारे ग्रोवर ने वहाँ माल लिया, वहाँ एक टीम बैठी है, कम से कम 10 लोग पेटी के नीचे से ऊपर तक देखकर जब देखते हैं एक दाना अगर कभी ये तो फल है नुक्स होता है तो उसको बी ग्रेड बनाते हैं। ए ग्रेड का माल नहीं रहता है, जो ये 52 रुपये
उन्होंने फी किलो केजी रखा था, बदकिस्मती से वो 36 रुपये पर पहुंचता है और वो 500 कुछ रुपए ए ग्रेड माल ग्रोवर से लेता है, जिससे ग्रोवर को काफ़ी नुकसान हो गया है। और ये ऐलान करते हैं कि 3 दिन में ग्रोवर को पैसा इनके अकाउंट में मिलेगा, मगर आज मैं कहता हूँ मुझे हमारे ग्रोवर जब आते हैं 20 दिन से उनको पेमेंट नहीं मिली है। हम ये कहते हैं कि ये ऐलानात क्या है, क्या वजह है यहाँ के ग्रोवरों को, जो सीधा साधा ग्रोवर है उनको धोखा दिया जा रहा है। हुकूमत ने सेब के मेयार के हिसाब से इसकी दर्जाबंदी की है। ए, बी और सी ग्रेड के मुताबिक काश्तकारों को कीमत अदा की जा रही है। काश्तकारों ने इस बात की भी शिकायत की कि उनके सी ग्रेड सेब को मुस्तरद किया जा रहा है, जिससे उन्हें खसारा ही हो रहा है। तो हमारा यही है कि जो सी ग्रेड ये माना जाता है उसमें स्कैब वाला जो है हमारे वो स्कैब वाला माल उसको सी ग्रेड में कम से कम लिया जाए, तब जाके ज़िम्मेदारों को, यहाँ के ग्रोवरों को इसका फ़ायदा है, वरना ये कोई फ़ायदा है नहीं इससे। नफीड और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ये तो हमें लगता है ये धोखा ही है। डीसी बारामूला डॉक्टर जीएन इत्तू का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ इस स्कीम का अच्छा रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक तकरीबन 500 काश्तकारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस मकसद के लिए 22 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल चुकी है। डीसी ने कहा कि इंतजामिया ने सेब की कीमतों में इजाफे का मामला हुकूमत के इल्म में लाया और तवक्को है कि इसका मुस्बत नतीजा सामने आएगा। ग्रोवर्स की डिमांड यह है कि रेट कम है, वो डिमांड ऑलरेडी गवर्नमेंट की नोटिस में है और गवर्नमेंट के ज़ेर गौर है। मुझे उम्मीद है उसमें ज़रूर पॉजिटिव एक रिस्पांस आ जाएगा। वाज़ेह है कि कश्मीर में 3.87 लाख हेक्टेयर्स पर हमा इक़साम के सेब के दरख्त फैले हुए हैं। सेब की पैदावार से सालाना 8,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है और ये रियासत की मईशत में इस्तेहकाम का एक बेहद अहम जरिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सोपोर से सज्जाद अहमद की रिपोर्ट। कश्मीर की मेवा सन्नत से जुड़े अफराद इन दिनों फिक्रमंद हैं। इस मरतबा अखरोट की अच्छी पैदावार हुई है, मगर काश्तकारों को इसे फरोख्त करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। कश्मीर के सेब, चर्री, जाफरान और खुश्क मेवाजात बादाम व अखरोट दुनिया भर में मशहूर हैं। अनंतनाग और कुपवाड़ा में अखरोट की ज्यादा काश्त होती है। हालांकि इस मर्तबा काश्तकारों के लिए मौसम मेहरबान रहा है और इस साल पैदावार अच्छी हुई है। ताहम मौजूदा हालात ने अखरोट के काश्तकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तकरीबन गुज़िश्ता 2 महीनों से वादी में मवासलाती निज़ाम बंद रहने, ट्रांसपोर्ट खदमात दस्तयाब न रहने और सयाहों की आमद न होने से अखरोट की खरीद फरोख्त का अमल मुतासिर हुआ है। वहीं इंतजामिया का कहना है कि इस ज़िम्न में मुनासिब इक़दामात किए जा रहे हैं। हमारे पास जो वालनट का एरिया है वादी में वो तकरीबन 86,000 हेक्टेयर है और जो प्रोडक्शन आज की डेट में है वो 2,76,000 मीट्रिक टन है। तो इसमें डिपार्टमेंट का ये है कि हम कोशिश हमारी ये है कि हम आने वाले वक्त में भी इस पर फोकस किए हुए हैं और जो मुख्तलिफ मॉडलिटीज़ हैं इसमें उन पर हम काम कर रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन और बढ़े। मेवा काश्तकारों का कहना है कि अमरीकी अखरोट पर भारी टैक्स लगने से इनकी उम्मीदें जागी थीं कि इस बार आमदनी अच्छी होगी। ताहम मौजूदा हालात ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इनका कहना है कि सयाह भी यहाँ से खुश्क मेवे खरीदते थे, लेकिन हुकूमत की एडवाइजरी के बाद सयाहों की आमद में भी कमी हो गई है। यहाँ बहुत कम से कम हम 10-20 क्विंटल यहाँ बेचता था, मगर हालात की वजह से यहाँ कोई ना आता है न कोई मांग करता है। खास मौसम के कलाएं काम मुझे तो हालात खराब, मुश्किलात बहुत है, मुश्किलात बहुत किया। टूरिस्ट आते हैं यहाँ तो हम बेचते थे, टूरिस्ट वाले को अखरोट से क्योंकि टूरिस्ट नहीं आते हैं, सब मुश्किल बंद हो गई, तो बहुत कम पड़ती है इस वक्त। अखरोट के काश्तकारों को अपना मेवा मंडियों और बाजारों तक पहुंचाने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। हुकूमत
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के जरिए सेब की खरीदारी कर रही है। ऐसे में मेवा काश्तकारों और ताजरों ने इसी तरह की स्कीम के जरिए खुश्क मेवे भी खरीदने की हुकूमत से अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। पुंछ पुलिस और रोमियो फोर्सेस ने लोरान में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह कर दिया। कमीनगाह की मौजूदगी के हवाले से एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फोर्सेस ने लोरान के जंगलाती इलाका खारा गली में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ASI गफूर की सरबराही में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस दौरान भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद हुआ। इनमें 17 चाइनीज ग्रेनेड और 1 राउंड मिलिटेंटों की कमीनगाह से बरामद हुए। पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। जो ऑपरेशन है ये लोरन के काफ़ी आउटस्कर्ट्स में, काफ़ी ऊपर जाकर के कहरा गली इसको बोलते हैं, 3-4 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है। वहाँ एक हाइड आउट जो है वो बस्ट की। उस हाइड आउट से 17 चाइनीज़ ग्रेनेड जो हैं वो बरामद हुए हैं और अभी एक पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ है और असरटेन कर रहे हैं कि ये ग्रेनेड कहाँ से आए और किसने वहाँ रखे थे। वो सारी अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। प्लास्टिक एक बिदअत बन चुका है। खास तौर से माहौलियाती तौर नाजुक वादी कश्मीर के लिए प्लास्टिक की वजह से यहाँ के आबी वसाइल मुतासिर हुए हैं। जरखेज जमीन रेगिस्तान में तब्दील हो गई है। इतना ही नहीं, 2014 के तबाहकुन सैलाब के दौरान भी प्लास्टिक ड्रेनेज में रुकावट पैदा करके तबाही का एक मौजिब बना था। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम ने पूरे मुल्क को इस बिद्दत के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम एक मिशन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम ने सरकारी अफसरान को बेदार कर दिया है। सफाई कर्मचारियों को नई तवानाई बख्शी है। आवाम की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर शमूलियत देखी जा रही है। एक माह कबल जो मुहिम बिल्कुल गैर मुनज़्ज़म नजर आ रही थी, वो अब एक मरबूत मिशन बन चुका है। तमाम लोगों को एक नारा से नो टू प्लास्टिक ने मुत्तहिद कर दिया है। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत म्युनिसिपल काउंसिल श्रीनगर ने सितंबर के आखिरी 20 रोज के अंदर 13 टन मिकदार का प्लास्टिक जमा किया है। श्रीनगर के 35 वार्ड से प्लास्टिक निकाला गया। श्रीनगर की वाहिद डंपिंग साइट अच्छन से 161 मीट्रिक टन प्लास्टिक को जमा करके रिसाइकलिंग के लिए छांटा गया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक जमा किया हुआ प्लास्टिक सड़कों की ब्लैक टॉपिंग और सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अवेयरनेस चल रही जोरों शोरों पे, हर एक जगह जो फेज़ फर्स्ट ख़त्म हुआ 11 सितंबर से 2 अक्टूबर कल्मिनेट हुआ है। इसमें हमने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं और प्लास्टिक बहुत सारा जमा किया है। इसमें करीबन 13 क्विंटल हमने जमा किया है, जो 4 जगहों पे एक हमारे प्रेमिसेस में, एक असन साइड पे और लाल चौक में भी और निशात साइड में भी हमने जमा करके रखा है। और दूसरा जो फेज और 27 तारीख तक चलता रहेगा, इसमें खास प्रोग्राम्स यही रहेंगे, प्लास्टिक कलेक्शन, अवेयरनेस और इसका डिस्पोजल। और हमने एक अच्छी बात ये भी है कि हमने MOU कल ही साइन किया है PWD के साथ कि वो बिटुमिनस के साथ ब्लैक टॉपिंग में प्लास्टिक यूज करेंगे। श्रीनगर में रोजाना 400 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट निकलता है। माहिरीन के मुताबिक इस वेस्ट का 20% प्लास्टिक होता है। अगरचे प्लास्टिक छांटने की स्कीमें माजी में कामयाब नहीं हो पाई, ताहम अब म्युनिसिपल हुक्काम के मुताबिक चीज़ें पहले से काफ़ी बेहतर हैं। जम्मू कश्मीर में 50 माइक्रोन से कम पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर गुज़िश्ता 12 सालों से पाबंदी है, ताहम ये पाबंदी सिर्फ कागजों में दर्ज है। बाजारों में पॉलीथीन का खूब इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बैरून रियासतों से दरामद किए गए हैं। अगरचे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कार्रवाई की बात करता रहता है, ताहम वो एतराफ़ कर रहे हैं कि इसके ज़मीन पर कम असरात नज़र आ रहे हैं। जितनी प्रोडक्शन थी हमारे यहाँ पर, वो हमने सभी इंडस्ट्रीज बंद कर दी थी। अब जो जिनको लाइसेंस मिला है वो ऐसी इंडस्ट्री हैं जो 50 माइक्रोन से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसीलिए बाहर से आता है ज़्यादातर, जो है ट्रेन के थ्रू आ जाता है, ट्रक्स के थ्रू आ जाता है, क्योंकि एक छोटा सा पैकेट भी काफ़ी प्लास्टिक ला सकता है। तो इसलिए इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। हमारी कोशिश रहती है, हमने एक प्लास्टिक चेक पोस्ट भी बनाया है लखनपुर में, और आज तक हमने 400 मीट्रिक टन जो है सीज किया।
कुछ माहिरीन कहते हैं कि पॉलीथीन के बेहतर मुतबादिल की अदम मौजूदगी के चलते इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लागू करना मुश्किल है। रिप्लेसमेंट भी दे दिया हमने। कुछ दुकानदार आज रखते हैं जूट के बैग, आप भी देखते हैं जी, जैसे बहुत सारे जहाँ पे प्रोविजन स्टोर्स बड़े बड़े दुकानदार हजरात वो तो रखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कई बार उन्होंने वेंडर्स को दिए हैं ये रिप्लेसमेंट जूट बैग्स और वो उठा के, लेकिन फिर अगले दिन जब जाते थे हमारे टीम्स वहाँ पे एनफोर्समेंट टीम्स, वो देखते थे वहाँ पर फिर पॉलीथीन और वो चीज़ें गायब करते थे, या तो वो बेचते थे या कहीं और करते थे। ये परेशानी है। ये भी मेरी रिक्वेस्ट है उन वेंडर्स हजरात से भी, इनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी अगर वो प्लास्टिक का यूज़ करेंगे या पॉलीथीन का यूज़ करेंगे। सिर्फ नारा यही होता है बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसमें पॉलीथीन भी आता है, प्लास्टिक भी आ जाता है, लेकिन इसमें रूल्स भी बने हैं, बायलाज भी बने हैं। अगर लोग अभी भी बेदार नहीं होंगे तो इनको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। कश्मीर में कई म्युनिसिपल कमेटियों ने बेदारी प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। वो प्लास्टिक के खिलाफ मिशन में आवाम की शिरकत भी तलब कर रहे हैं। अगरचे इस मजबूत मुहिम से प्लास्टिक की बिदअत खत्म हो जाएगी, ताहम वादी कश्मीर में कई हिस्सों में कचरे की निकासी में कई मसाइल हायल हैं। कई अजला में डंपिंग साइट्स का फुकदान है। इसकी वजह से ये प्लास्टिक अक्सर आबी वसाइल में मिलकर मसाइल पैदा करते हैं। बहरकैफ प्लास्टिक को खत्म करने की जंग में अगर वाकई कामयाबी हासिल करना है तो हुकूमत को साइंसी डंपिंग साइट्स बनाने होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। पीजी विमेंस कॉलेज गांधीनगर की तालिबात ने जम्मू में एक रैली निकाली। रैली में शामिल तालिबात प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने की अपील कर रही थीं। तालिबात हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर प्लास्टिक के मुज़िर असरात से लोगों को बेदार कर रही थीं। ये रैली गांधीनगर के पीजी कॉलेज से निकलकर इलाके के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरी। उनका कहना था कि जहां सरकार को प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी की अमल आवरी को यकीनी बनाना चाहिए, वहीं लोगों को भी इसका इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। और हम लोग रैली निकाल रहे हैं, प्लास्टिक को हम यूज़ नहीं कर सके और प्लास्टिक हम बंद करें यहाँ पे जम्मू में। ये हमारे गांधी जी का भी यही विषय था कि हम प्लास्टिक भारत को स्वच्छ बनाएं और एक सुंदर और यूनिटी देश बनाएं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम इससे भी ज़्यादा और ही होने चाहिए और ऑर्गेनाइज होने चाहिए, जिससे ये प्लास्टिक जो है बैन किया जाए। इस पर गवर्नमेंट को कड़ी नज़र रखनी चाहिए ताकि ये जो बायोडिग्रेडेबल है ये प्लास्टिक जो नुकसान पहुंचाता है हमारी बायो लाइफ में हमारे नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो इसलिए हमें इस पर बैन करना चाहिए। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग के बालाई इलाकों की पहाड़ियों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। अफरवट, कुंगडूरी और दूसरे मकामात पर मौसम की ये पहली बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में कल शाम से ही बारिश हो रही थी। गुलमर्ग में मुख्तलिफ रियासतों से आए कुछ सयाह भी नजर आए। ये सयाह गुलमर्ग के बालाई इलाकों में हुई बर्फबारी को लेकर काफी खुश नजर आए। अभी थोड़ा आदमी उधर से बोला ऊपर स्नोफॉल भी मिलेगा ऐसा बोला। हम लोग स्नोफॉल भी पसंद है। हम लोग बहुत नीचे से आया, केरला से आया, उधर स्नोफॉल नहीं है, कुछ नहीं है, उधर गर्मी है अभी। I heard from here some of our friends are saying there is a snowfall over there, so we are planning to go there to see the snow. केरल से ताल्लुक रखने वाले दो ऐसे नौजवान हैं जो दिल्ली से सयाहती मकाम गुलमर्ग गाड़ी में सफर करने के बजाय मोटरसाइकिल पर पहुंचे हैं। अलबत्ता केरल से दिल्ली तक ये दो सयाह बजेरिया ट्रेन आए थे। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इन सयाहों ने कहा कि उन्होंने साइन बोर्ड्स और किताबों में पढ़ा था और सुना था कि कश्मीर दुनिया की जन्नत है और यहाँ आकर इन्हें ये हकीकत नजर आई। उन्होंने गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती और कश्मीरियों की मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। केरला से आया, दिल्ली तक ट्रेन से आया, बाद में गाड़ी से आया, अभी मोटरसाइकिल घूमने के लिए आया। अभी कश्मीर पूंजा माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेस है। अभी पहली बार है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा अभी ब्यूटी देखो बहुत अच्छा है। फोग हम लोग बहुत पसंद है। केरला से दिल्ली तक ट्रेन में आया, वहाँ से मोटरसाइकिल में जम्मू और अभी श्रीनगर, उसके बाद अभी गुलमर्ग पहुंचा। तो कैसा लगा आपको गुलमर्ग? बहुत अच्छा है प्लेस। मैंने एंट्री के समय वहाँ बोर्ड में एक लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर पैराडाइज इन द वर्ल्ड। आई फील लाइक इट्स अ पैराडाइज इन द वर्ल्ड।
जम्मू कश्मीर में हुकूमत वाइल्ड लाइफ अहदेदारों को वायरलेस कम्युनिकेशन सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रही है। इनके काम को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर यह बात कही। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के सिलसिले में इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब में खासी तादाद में महकमे के आला अहदेदारान ने शिरकत की। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने लोगों से बागात में जंगली जानवरों से होशियार रहने की तलकीन की। प्रिंसिपल फॉरेस्ट कंजर्वेटर डॉक्टर मोहित ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से हिमालयाई इलाका मुतासिर होने वाला है। उन्होंने कहा कि महकमा जंगलात को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। We will try to increase in terms of wireless and other sets. Not only, I'm not talking about telephones and the routine mobile phone, wireless and other sets like the police department. So we are trying to, there is a plan to get them into that net. You have got a point, we completely agree. Very recently near the airport, he was telling me only 3 days ago, panther was, leopard was picked up. So it is now in our custody, we are taking care. But your point is taken note of. कॉन्फ्लिक्ट का मैग्नीट्यूड देखिए ऐसा है कि ये एक ऐसा सीज़न है जब के कॉन्फ्लिक्ट मैक्सिमम होता है। इस वक्त हमारे जो फ्रूट्स हैं या क्रॉप्स हैं वो मैच्योर हो रही हैं और जहाँ जहाँ भी हमारा जो एरिया वाइल्ड लाइफ एरिया के साथ का जो आउटर एरिया है जहाँ लोगों ने इंक्रोचमेंट्स कर ली हैं या लोगों ने वहाँ जो आप जैसे जानते थे बफर एरियाज थे, काचरा एरियाज थे, वो ख़त्म हो गए हैं, तो उस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट का जो है चांसेस ज़्यादा होता है। बट फिर भी हम लोगों को बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा ध्यान रखें। नॉर्मली आप देखेंगे कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये अटैक करते हैं मोस्टली लेडीज़ को या उन लोगों को जो वहाँ काम कर रहे होते हैं। जब सिटिंग पोजीशन होती है तो उनको लगता है शायद ये कोई एनिमल है, तो हम लोगों को अवेयर करते हैं कि तो वो ग्रुप्स में जाएं और दूसरा अपनी पोजीशन वगैरह इस तरह से रखें ताकि वाइल्ड एनिमल्स को इसमें ये ना लगे कि कोई एनिमल है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल डेलिबरेटली इंसान को अटैक नहीं करता है। वो उसको या तो फुट समझ के गलती से अटैक करता है या इतना नियर चला जाता है कि उस वक्त उसको लगता है कि अपने डिफेंस में अटैक कर देता है। कमिश्नर सेक्रेटरी R&B खुर्शीद अहमद शाह ने किश्तवाड़ और डोडा का दौरा किया। उन्होंने खित्ता चुनाव में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कई मकामात पर सड़कों और पुलों की तामीर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने जारी कामों का भी जायजा लिया। चीफ इंजीनियर PWD R&B जम्मू नासिर गोनी, चीफ इंजीनियर PMGSY देसराज और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी शाह के हमरा रहे। उन्होंने तरक्याती कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। इनॉग्रेशन की कुछ फाउंडेशन स्टोन्स डाले, कुछ जगहों पर इंस्पेक्शन किया, तो यही है बेसिक मकसद के हमारे प्रोजेक्ट चल पाएँ और बॉटल नेक्स कहाँ कहाँ पर हैं उनको दूर करें। उसमें हम कर रहे हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट में टोटल कुछ 3800 के आसपास जम्मू कश्मीर में डेली वेजर हमारे हैं, उनको वाकई एक प्रॉब्लम है, हमारा उनका वेजेस काफ़ी देर से नहीं मिला है। हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ चेकअप किया है। वी विल बी गिविंग इट वेरी। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तंगमर्ग में आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों से मुतल्लिक एक मुफ्त मेडिकल कैंप जारी है। यह कैंप गुज़िश्ता माह की 17 तारीख से शुरू हुआ था। अब तक इस कैंप में 60 लोगों का ऑपरेशन किया जा चुका है। BMO टंगमर्ग के मुताबिक ये कैंप 1 महीने तक जारी रहेगा। कैंप में आंखों के मरीजों की तशखीस के बाद ऑपरेशन किया जाता है। इसके लिए सारा साजो सामान भी मुफ्त फराहम होता है। लोगों ने BMO टंगमर्ग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस तरह के मजीद कैंप्स के इनेकाद की अपील की। तुल डॉक्टर सब असल पे वो कर बन टेस्ट तमो वो हेर खसो हेर को टेस्ट तमो दप ऑपरेशन वो कोरक आज पोस न फ्री फ्री तकरीबन 10 दो ब्रो पता ये कैंप लोगमुत पत वो फादर योर अमिस तमो नजर टेस्ट वेस्ट कर आज कर सर्जरी। जाल ये कैंप जो हमने यहाँ ऑलमोस्ट 17 सितंबर से स्टार्ट किया, तो इंशाल्लाह हमें पिछले 2 हफ्तों से हम सर्जरी करे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने अभी तक 60 कैटरैक्ट सर्जरीज की और ऑलमोस्ट अराउंड 10 हमने छोटी वो सर्जरी जिनको हम ट्रीजम बोलते हैं या कशर पे माँ खुद में थोड़ा सा वो भी की। और इंशाल्लाह में उम्मीद है कि अभी ये कैंप कम से कम मुझे लगता है 1 महीना चलेगा, चूंकि हमारे पास ऑलरेडी अराउंड 200 पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं फॉर कैटरैक्ट। तो इंशाल्लाह उन सब को हम यहाँ सर्जरी करेंगे। सैफरॉन मिशन के तहत महकमे ज़राअत ने ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों को साल 2016 और 17 में पैदावार में इजाफे के गर्ज से नया बीज इस्तेमाल करने की सलाह दी थी।
फी कनाल के हिसाब से किसान को 20,000 रुपए देने का वादा किया गया था। किसानों ने तमाम लवाजमात पूरे किए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें बीज का पैसा नहीं मिला है। न ही इस बीज से किसानों की पैदावार में इजाफा हुआ है। उन्होंने इंतजामिया से इनका पैसा वागुजार करने की अपील की है। सदस मज कोंग बिल त्रोमुत, यानी गवर्नमेंट तम सात दिवान फंडस कह तम ब्रो 2015 2016 वगैरह पे त्रे सदस मज त्रे बिल कोंग जमीन सह तम सात खाद वगैरह दिख, मगर यम फंडस तरह तम वत वन कह सह बिल कोंग बिल सह पेमुत तम सात पन्न पोसन मुल अन तमो दोप क्या मीटिंग बुला तो तम पे यह वनुक तान सह नाट रिसीव यट भी यहां वन फंडस चाहे तम सात क्या शायद 20,000 दिवान कनाल पर कनाल दिवान 20,000 रुपये तो तम गसन वातन सह गई मेहरबानी। दिल्ली में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हज जायजा मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों से मुतालिक जानकारी दी। 10 अक्टूबर से हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस बार आजमीन के लिए ई वीजा की भी सहूलत मुयसर होगी। 21 एम्बार्केशन पॉइंट्स की जगह इस मरतबा 22 पॉइंट्स होंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी एक एम्बार्केशन पॉइंट कायम किया जाएगा। नकवी ने कहा कि मीटिंग में केरल का मामला भी जेर बहस आया, मगर इस सिलसिले में कोई फैसला बाद में लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हज कमेटी इस बार हेल्पलाइन सेंटर भी शुरू करेगी। वहीं उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर 10 तारीख तक इंतजार किया जाएगा। 2020 यानी कि हज 2020 का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हज 2020 के आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी और ये 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगी और हमारी कोशिश होगी कि हज 2020 100% डिजिटल और ऑनलाइन हो। हज के वीज़े को भी ई वीज़े की सुविधा पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी 100% ई वीज़े की सुविधा रहेगी। उसके अलावा जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए हमने पिछली बार जो पोर्टल तैयार किया है, 1 नवंबर से उनके पोर्टल को भी उनके जो आवेदन है उनको पोर्टल पर लोड करने की